धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से हमें ऊपर जाति जनगणना भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा एक्सरे है। एक्सरे जब हम कर लेंगे तभी किसी मर्ज को पकड़ पाएंगे। और ज़मीन का मुद्दा एक प्रोपोगंडा है बीजेपी का। भारत धर्म के नाम पे टूटा। 2014 के बाद से अलग भारत नज़र आ रहा है। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम धर्म के नाम पर नहीं उलझना चाहते। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये कहते हैं इतने एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं, ये है, कुछ नहीं है। ज़मीन स्तर पे मैं एक किसान का बेटा हूँ। एमएसपी नहीं दोगे? किसान आज पूरे देश को पाल रहा है। दिल्ली की सबसे हॉट सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार के बीच चुनौती संघर्षपूर्ण है। मनोज तिवारी ने हज़ारों लोगों के साथ नामांकन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है। वो इस सीट से लगभग तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी सैकड़ों गाड़ियां और हज़ारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके नामांकन रथ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सवार थे। दिल्ली के मनोज तिवारी इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। करीब 17 लाख मतदाताओं वाले उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के जाति संरक्षण को देखा जाए तो यहाँ 13% मुस्लिम आबादी है और करीब 19% दलित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज तिवारी ने 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार को 1 लाख मतों से और 2019 में शीला दीक्षित को करीब 3 लाख मतों से हराया था। मनोज तिवारी की कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता के चलते सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को यहाँ चुनाव है, तो फिर किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का और इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इंडिया अलायंस में किस कैंडिडेट को देख रहे हैं आप? मैं यहाँ लोकल कैंडिडेट की नहीं जानकारी है मुझे, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस का सपोर्ट करता हूँ। जो किसानों की बात करे, जो नौजवानों की बात करे, जो धर्म की बात ना करे, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो धर्म की राजनीति नहीं चलनी चाहिए? धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से हमें ऊपर। तो सबसे बड़ी धर्म और जाति की बात तो कांग्रेस कर रही है। कैसे? कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे आते ही। तो आपको नहीं लगता कि उसके आते ही जाति जनगणना करते ही जो है बढ़ जाएगा भारत? मैं आपकी बात को बहुत क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। जाति जनगणना भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा एक्सरे है। एक्सरे जब हम कर लेंगे तभी किसी मर्ज को पकड़ पाएंगे। और जाति जनगणना किस मर्ज को ढूंढ रहे हैं आप भारत में? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, माने आपकी 100 बीघे ज़मीन है, एक एसटी कैंडिडेट है उसकी 25 बीघे ज़मीन है, तो आपकी जो मतलब ज़्यादा ज़मीन है वो उसको दे देंगे आप? ये जमीन, इस भागीदारी को ढूंढ रहे हैं। ज़मीन का मुद्दा एक प्रोपोगंडा है बीजेपी का। ये ऐसी भरम फैलाई जा रही कि बंटवारा हो जाएगा ज़मीन का। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब भरम। चलिए, अब भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं। सवाल है कि भारत टूटा कब था कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई? भारत धर्म के नाम पे टूटा। 2014 के बाद से अलग भारत नज़र आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब धर्म के नाम पर आपस में लोग लड़ रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा की बहुत आवश्यकता थी। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक माननीय राहुल गांधी ने चल करके एक जनता से मिले हैं। बड़ी गाड़ी में चल करके जोड़ा है भारत। बड़ी गाड़ी में नहीं, पैदल चला है। आपने कश्मीर के बर्फ़ में भी देखा होगा, कन्याकुमारी की चिलचिलाती हुई धूप। मैंने तो सिर्फ ऐसी गाड़ियों में देखा है, बाकी तो कहीं नहीं दिखे राहुल गांधी। नहीं तो ये हो सकता है आपका अलग चश्मा हो, लेकिन मैंने जो देखा है कि कश्मीर की वादियों में देखा है। मैं केरल में पढ़ाई भी कर चुका हूँ। मैं कन्याकुमारी भी गया हूँ। कन्याकुमारी की धूप जानता हूँ। जो राहुल गांधी ने एक टी-शर्ट में पूरी 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर दी, वो बेहद सराहनीय है। तो आपकी नज़रिए से बीजेपी नहीं आनी चाहिए इस बार? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम धर्म के नाम पर नहीं उलझना चाहते। 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सबसे बड़े स्तर पे है, उसको हम 40 साल से आपने बोला, पर बीजेपी तो 10 साल से आई है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ उससे पहले थे। 2 करोड़ वादा किया था कि नहीं? नहीं, वादा तो किया था, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, पर उससे पहले 2 करोड़ रोजगार दिए थे कांग्रेस ने। वादा किए थे आपने कि नहीं? क्यों आप कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं? आप ही कांग्रेस से। IIT दिए, IIM दिया, आपने क्या दिए? कितने? 14 एम्स बन गए, इतने एयरपोर्ट बन गए। सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है नोएडा में। फिल्म सिटी बन गई। क्या नहीं बना बीजेपी राज? कुछ नहीं बना भाई साहब। मैं फिल्म सिटी से आया हूँ, नोएडा की फिल्म सिटी में ही पढ़ रहा हूँ मैं। भी सुनिए, आप सारी बातें अपने रख रहे हैं। आप हमें सुनने के लिए आप चौथे स्तंभ हैं, भरम रखिए।
मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। ये कहते हैं इतने एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं, ये है, कुछ नहीं है। ज़मीन स्तर पे मैं एक किसान का बेटा हूँ। एमएसपी नहीं दोगे, किसान आज पूरे देश को पाल रहा है। किसानों की हक, आप किसान के बेटे हैं। इस साल कौन सी फसल की कटाई चल रही है? अभी गेहूं की कटाई में गेहूं एमएसपी क्या है गेहूं की? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है वो? आपको मैं इकोनॉमी भी पढ़ा दूंगा। मैं इकोनॉमी भी 12th तक पढ़ा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा, मुझे समझा दीजिए। समझा दूंगा मैं आपको, वो अलग मुद्दा है। लेकिन किसान हमारा जो रोड पे आंदोलन कर रहा था, उसके लिए कांटे बिछाए गए। इस पे आप क्यों नहीं बोलते? इसको आपको देश के सामने नहीं लाना चाहिए। आप हमसे एमएसपी पे कौन से कांटे बिछा दिए? मोदी जी हर साल 8,000 रुपये दे रहे हैं। एक छोटा किसान है मेरा बाप, हर साल 8,000 रुपये खाते में आ जाते हैं। 8,000 से क्या किसानों की पूर्ति हो रही है? 8,000 उससे पहले नहीं आ रहे थे तो किसान पूर्ति कर रहे हैं। कंपैरिजन क्यों करते हैं भाई? अरे भाई, राजनीति कंपैरिजन पे ही बेस्ड है। कंपैरिजन पे नहीं होती है। देश कहाँ जाना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं उलझना चाहिए। कंपैरिजन वो भी करो जब हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलता था 14 से पहले। इतना धर्म का जहर घोल दिया गया कि आज आपस में बात नहीं करना चाहता हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई एक दूसरे से। वो भी कंपैरिजन करो ना। मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का विद्यार्थी हूँ। श्रद्धा पर मैंने एक ऑफिशियली कविता लिखी है। एक मुसलमान हूँ मैं जी। श्रद्धा के कातिलों के खिलाफ हूँ। क्यों नहीं चार्जशीट अच्छे से फाइल करते? कि आपकी पुलिस है, आपके हाथ में कानून है, आप क्यों नहीं न्यायपालिका में लड़ाई लड़ते? उनके कातिलों को कानूनन तरीके से जो प्रक्रिया है उसके तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अकरम हुसैन मांग करता है। क्या राम मंदिर बन पाएगा बीजेपी की जीत का हिस्सा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या आपको दुख है कि राम मंदिर बना? मुझे दुख नहीं है। ये इसमें बीजेपी को आप क्यों मिलाते हैं? न्यायपालिका ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को दिया है जजमेंट, तब बना है। बीजेपी बट आपके जैसे ही युवा जो है वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी की सरकार में राम मंदिर बन गया, मोदी जी ने देश के पैसे वेस्ट कर दिए, बनाना चाहिए था, हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके आदर्श हैं, पूरे भारतवासी के आदर्श हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले हिंद समझता है उसको इमाम हिंद। ठीक है, न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है कि रामलला वहाँ विराजेंगे। 1 रुपये बीजेपी ने नहीं लगाया है। हम सब जनता के चंदा के पैसे हैं, ट्रस्ट बनी है, उसके तहत बने हैं। रामलला दर्शनीय हैं, हम सबके आदर्श हैं। इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। सब रामलला के नाम पे वोट मांगे। ये कहते हैं राम को लाए हैं। तुम्हारी औकात क्या है राम को लाने को? राम हम सबको लाए हैं। राम हमारे भगवान है, आदर्श है। 14 साल की वनवास काटी है, तुम राम को लाने की औकात हो गई सब। चलिए, राम मंदिर तो बन गया, मस्जिद कब बन रही है? मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? क्योंकि मैं मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझता नहीं। बेरोजगारी की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, नौजवानों की बात करता हूँ, पेपर लीक की बात करता हूँ। इस पे क्यों नहीं आप दिखाते? आप तो भरम रखिए, आप चौथे स्तंभ हैं। तो उसके लिए तो सरकार ने जो है पेपर लीक मामले की, जैसे अब मुझे लग रहा है कि आप अभी जो पुलिस भर्ती का पेपर हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उसकी समिति बन गई है, उसकी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है जो उसका आरोपी है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सवालों पे, आप उसका जवाब ढूंढना ही नहीं चाहते। मैं जवाब पूरी तरीके से ढूंढना चाहता हूँ। 47 लाख लोगों ने फॉर्म भरे उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये कहीं ना कहीं जो गैंग पकड़े गए सब इनके आदमी हैं। ये पेपर करवाते हैं फिर लीक करवाते हैं जिससे भर्ती ना हो सके। लीक करवाया, रिजल्ट नहीं आया, आचार संहिता लगी, लेट लपेट हो गया। नौजवान जो 22 साल का, इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा। वो भर्ती देना नहीं चाहते, वो धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं बस। वो भर्ती देना ही नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के आप शिक्षा विभाग में देख लीजिए, वहाँ का शिक्षा मंत्री 2017 से एक भी भर्ती नहीं है उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में। वो हमेशा कहता है मंत्री वहाँ का कि अनुपात बराबर है शिक्षा विद्यार्थियों का। 17 से बराबर ही है। ढकोसला है ये सब। धर्म के नाम पे वो वोट लेना चाहते हैं बस। अच्छा, तो आप जो है बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बीजेपी को वोट ना करने के बाद आप पीएम का कैंडिडेट किसको मान रहे हैं? पीएम का कैंडिडेट हम लोकतांत्रिक लोग हैं। एक हमारा गठबंधन है, जिसकी जैसी सीट होगी सब कुछ नहीं, गठबंधन है वो बहुत अच्छी बात है। गठबंधन जीत जाए, मैं तो कहूँ भगवान आपकी जो है मनोकामना पूरी करे। पर आपके दिल में कौन है जो आपको लगता है कि पीएम का कैंडिडेट बन सकता है? क्या राहुल गांधी को देख रहे हैं? मैं सिर्फ राहुल गांधी को नहीं देख रहा हूँ। सब मतलब कि अलग अलग महीने में अलग अलग जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, अलग अलग महीने में नहीं बनेंगे। हमारे पास एक इस्टेब्लिश्ड सरकार होगी जो युवाओं के रोजगार की बात करेगी। एक कैलेंडर जारी नहीं, सवाल यहाँ पे ये है कि आप किसको जो है इंडिया गठबंधन का जो है मुखिया देख रहे हैं? मैं इंडिया गठबंधन के मुख्य पार्टी सबसे पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं अध्यक्ष हमारे। राहुल गांधी जी एक हमारे सांसद हैं। तो खड़गे जी को आप देख रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? अगर खड़गे जी को बनाया जाता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि होगी। एक दलित परिवार से आते हुए कर्नाटक के नेता अगर हमको देश के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं तो मुझे खुशी होगी।